फार्माकोविजिलेंस क्या होता है? फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया क्या है? और जो एडीआरस होते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, उनकी रिपोर्टिंग कैसे की जाती है? और उस रिपोर्टिंग फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है? तो आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया and how to fill up the adverse drug reaction form. Why it is important? Because many a times in your practicals, this question is going to be asked that how do you fill up a adverse drug reaction form. Now ये जो वीडियो है pharmacovigilance and ADR form, this is not just for the medical students. This is as important for all the health professionals. चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, ओटी के टेक्नीशियंस हो, लैब टेक्नीशियंस हो, चाहे वो नर्सेस हो, फार्म डी के इंटर्न्स हो या नर्सिंग स्टूडेंट्स हो, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि फार्माकोविजिलेंस क्या होता है और फार्माकोविजिलेंस का जो एडीआर फॉर्म है वो कैसे फिलअप किया जाता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को एंड आई होप आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड बाय दिस वीडियो। तो सबसे पहले फार्माकोविजिलेंस की डेफिनेशन समझते हैं। फार्माकोविजिलेंस इज बेसिकली डिफाइंड एज science and activities related to detection, assessment, understanding and prevention of adverse effects or any other drug related problem. अब फार्माकोविजिलेंस का जन्म कैसे हुआ, कैसे ये शुरू हुआ हमारे देश में? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पूरी उसकी जो फ्रेमवर्क है, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशनल गाइडलाइंस है या ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है, वो आप समझो। सबसे टॉप पर है हमारे पास WHO का उपसला मॉनिटरिंग सेंटर इन स्वीडन। तो ये सबसे टॉप पर है। उसके नीचे हमारे इंडिया में आता है एनसीसी, दैट इज द नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, जो कि हमारे इंडिया में इंडियन फार्माकोपिया कमीशन या आईपीसी उसको बोलते हैं। तो नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर हमारे यहाँ पे आईपीसी है, जो कि गाजियाबाद में है। ये जो आईपीसी सेंटर है, ये सीडीएससीओ दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि न्यू दिल्ली में है, उसके साथ कोलैबोरेट करता है। CDSCO is the one which looks after the whole pharmacovigilance program in India. CDSCO के जो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया के लिए CDSCO के 4 जोनल ऑफिसेज हैं। तो 4 जोनल ऑफिसेज देश के 4 कोनों में हैं और ये चारों जोनल ऑफिसेज भी पूरा फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम देखते हैं। CDSCO के 4 जोनल ऑफिसेज हैं गाजियाबाद, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई में। ये चारों जोनल ऑफिसेस अपने अपने एरिया के एएमसी किसको बोलते हैं? एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर। तो इन एएमसी के साथ कोलैबोरेट करते हैं। अब एएमसी हमारे देश में मोर देन 250 एएमसीज हैं और बेसिकली ये कोशिश की गई है कि हर मेडिकल कॉलेज को एक एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर बनाया जाए। ठीक है, ये एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने हॉस्पिटल के और अपने आसपास के 2-4 छोटे हॉस्पिटल्स के जितने भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं, उन सबको ये फिलअप करके फॉर्म में और फाइनली नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर को भेजे। ठीक है, अब एएमसीज और ये सीडीएससीओ का कोलैबोरेशन हो गया और सबसे नीचे सबसे फर्स्ट पायदान में बोलूंगी जहां से शुरू हो रहा है ये, वो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। मतलब आप, मैं, हम जैसे लोग जो अस्पतालों में काम करते हैं, जिसमें डॉक्टर्स आते हैं, पैरामेडिक्स आते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, टेक्नीशियंस, नर्सेस, फार्मेसी। So everyone who is associated with the treatment of a patient, who is playing some role in the treatment of patient, is a healthcare professional, and if he comes across any ADR, then he is responsible to report it. So आइए अब देखते हैं रिपोर्टिंग का क्या स्ट्रक्चर है। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन का जो फॉर्म है, जो फिलअप करके हमको भेजना है, अभी आजकल जो फॉर्म निकला हुआ है वो है वर्जन 1.4। तो ये सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग फॉर्म क्या है, कैसा है, इसमें कैसे डिटेल्स भरते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम डिटेल से इसके बारे में आपको मैं बताती हूँ और आप प्लीज इसे ध्यान से सुनिए। ये जो फॉर्म है ये फिलअप होके क्या होता है? देखिए, फिलअप होके जो कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में जो भी एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर है, जिस डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, वो इस फॉर्म को कलेक्ट करते हैं। सो ऑल द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैव टू गिव दिस, सबमिट दिस फिल्ड फॉर्म टू देम। ठीक है, वहां से फिर वो लोग, एक सॉफ्टवेयर है, वेब ऑनलाइन पोर्टल है विच इज कॉल्ड एज विजी फ्लो। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू इस रिपोर्ट को वो लोग उस पोर्टल पे अपलोड करते हैं। यहाँ पे अपलोड करने से ये रिपोर्ट जो है एनसीसी के पास पहुंच जाती है, विच इज द नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर।
एनसीसी के पास पूरे देश से, सारे एरिया से, एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर से ऐसे हजारों रिपोर्ट्स आती हैं। फिर एनसीसी क्या करता है, एनसीसी इन रिपोर्ट्स को अपने लेवल पे कॉजलिटी असेसमेंट करता है। साथ ही साथ अपनी कॉजलिटी असेसमेंट के साथ साथ ये सारी रिपोर्ट्स को वो डब्ल्यूएचओ के उपसला मॉनिटरिंग सेंटर स्वीडन में विजी बेस्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू अपलोड करता है। तो इस तरीके से ये सारी रिपोर्ट्स अल्टीमेटली फिर स्वीडन में भी अपलोड होती हैं। अब एनसीसी अपना जो कॉजलिटी असेसमेंट कर रहा है, उस कॉजलिटी असेसमेंट की रिपोर्ट बनाता है, और अगर कोई नया इवेंट हुआ है तो सिग्नल जनरेट करता है। सिग्नल इज बेसिकली अ न्यू इवेंट दैट इज जनरेटेड इन रिस्पॉन्स टू एन एडीआर दैट हैज बीन सीन बाय अ ड्रग। तो ये सिग्नल जब जनरेट होता है, और जब बहुत जगहों से सिग्नल्स जनरेट होते हैं, तब फिर एनसीसी या सीडीएससीओ डब्ल्यूएचओ की तरफ से एक अलर्ट जनरेट होता है। और इस अलर्ट में बेसिकली डॉक्टर्स को एडवाइजरी दी जाती है, एक रेड अलर्ट दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर दवाई से कोई एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, तो इसको फिर अब बैन किया जा रहा है, दे आर नॉट सपोज टू बी यूज्ड। इसके साथ ही अगर और कोई मॉर्बिडिटी वाली कंडीशन है, या ड्रग इंटरेक्शन या कॉन्ट्राइंडिकेशन देखा गया है दवाई का, तो फिर उस केस में कई बार जो उसका एक ड्रग इंसर्ट होता है, आपने देखा होगा कि दवाई के साथ एक दवाई के डब्बे में हमेशा एक पेपर होता है, विच इज़ एक्चुअली जो उसका लिटरेचर है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, उसके वो इंफॉर्मेशन उस पेज पे होती है। तो जब कोई सिग्नल जनरेट होता है, अलर्ट जनरेट होता है, तो फिर उस ड्रग इंसर्ट में भी चेंजेस किए जाते हैं, स्टैट्यूटरी वार्निंग्स डाली जाती हैं, और नई चीज़ें ऐड की जाती हैं। साथ ही डॉक्टर्स को भी एडवाइस किया जाता है कि वो उसको फॉलो करें। एक सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन फॉर्म है। दिस इज फॉर वॉलंटरी रिपोर्टिंग ऑफ एरियाज बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। इट इज मेड बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, that is the National Coordination Center for Pharmacovigilance Program of India, under Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Ghaziabad. Now this helpline number is also given here, and this is open from 9 to 5:30 p.m. Monday to Friday. अब इस फॉर्म को आप ध्यान से देखिए। इसमें आता है, सबसे पहले इनिशियल केस है या फॉलो अप केस है। सो द फर्स्ट थिंग इज इनिशियल केस और फॉलो अप केस। आफ्टर दैट यहाँ पे पेशेंट की इंफॉर्मेशन भरी जाती है, एज, डेट, वेट, जेंडर वगैरह। अब यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन है, आप इसे कॉन्फिडेंशियल भी कर सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप एक्चुअल नेम लिखें, यू कैन जस्ट मेक XYZ ऑल्सो। उसके बाद फिफ्थ, सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन की इवेंट और स्टार्टिंग डेट, एंड इवेंट एंड रिएक्शन स्टॉप डेट। देन हियर इट कम्स, डिस्क्राइब द इवेंट और रिएक्शन विद डिटेल्स। तो यहाँ पे किस दिन शुरू हुआ, किस दिन खत्म हुआ, और यहाँ पे उसके पूरे डिटेल्स आते हैं। सो इस तरीके से आपको इस एडवर्स ड्रग रिएक्शन फॉर्म का यहाँ पे डिटेल भरना होगा। अब नेक्स्ट कॉलम आता है सस्पेक्टेड मेडिकेशन। आप अपने हिसाब से इसमें डालिए, आपकी जो नॉलेज है, आपने जो पेशेंट के साथ में दवाइयाँ दी हैं और उसके बाद आपने देखा कि उसको एडीआर डेवलप हुआ, तो व्हाट इज़ द मेडिकेशन दैट यू सस्पेक्ट द मोस्ट। तो यहाँ पे उसका नाम डालिए, ब्रांड नेम, जेनरिक नेम, जो भी आपने दिया था। जो 4 दवाइयाँ हैं, आपको अगर लगता है चारों में से कोई एक दवाई हो सकती है, तो वो नाम डालिए। मैन्युफैक्चरर नेम अगर आपको पता है तो डालिए, बैच नंबर, लॉट नंबर कोशिश करिए डालनी होगी, एक्सपायरी डेट अगर उसमें पता है तो। उसके बाद आप उस ड्रग का डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी, किस दिन स्टार्ट की गई, किस दिन स्टॉप की गई, इंडिकेशन और कॉजलिटी असेसमेंट। नाउ कॉजलिटी असेसमेंट इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको करना है, क्योंकि कई बार not everybody is trained in the causality assessment, so this one you can even leave. After that, then what is the action taken after the reaction? Please tick. जब आपने देखा रिएक्शन हुआ, इन किसी दवाइयों से हुआ है, तो फिर आपने क्या एक्शन लिया? कि आपने डोज ड्रग बंद कर दी, विड्रॉ कर दी, कि आपने डोज बढ़ाई, कि आपने डोज कम करी, डोज चेंज नहीं करी, नॉट एप्लीकेबल, अननोन। यहाँ पे ये आप डिटेल्स भरेंगे। 10th नंबर पे रिएक्शन रीअपियर्ड आफ्टर री-इंट्रोडक्शन ऑफ सस्पेक्टेड मेडिकेशन। यहाँ पे भी टिक करना है। यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि क्या आपने दवाई को बंद करने के बाद वापस शुरू किया था। अगर शुरू किया तो यस पे टिक करिए, अगर शुरू नहीं किया तो नो। इफेक्ट अननोन, डोज इफ री इंट्रोड्यूस्ड, अगर आपने डोज जब इंट्रोड्यूस करी है तो आपने फिर क्या डोज दिया है। उसके बाद 11th नंबर पे आपको फिलअप करना है concomitant medical product including self medication and herbal remedies with therapy dates।
यहाँ पे उन सारी दवाइयों के डिटेल्स भरिए जो कि पेशेंट पहले से खा रहा होगा या खुद से खा रहा है, और कोई हर्बल रेमेडी अगर उसने ली है तो उनकी डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी, डेट ऑफ स्टार्ट, डेट ऑफ स्टॉप एंड इंडिकेशन। जैसे सपोज आपके पास पेशेंट भर्ती हुआ है हाइपरटेंशन के लिए, और वो साथ में उसको डिप्रेशन है तो वो एंटी डिप्रेशन भी खा रहा है, तो यहाँ पे आप ये दवाइयाँ जो अलग से वो खा रहा है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कुछ है तो यहाँ पर आप लिखेंगे। अब 11th नंबर के बाद हम यहाँ पे जाएंगे ऊपर वापस से। आप ये देखिए 12th नंबर का पॉइंट आ गया है, एंड 12th नंबर पे यहाँ पे दिस इज फॉर एएमसी एनसीसी यूज ओनली। ये वाली जो चीजें हैं ये आपको नहीं भरनी है, ये चीजें यहाँ पे 12th नंबर पे फिर आप भरिए यहाँ पे रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस विद डेट्स। उसके पेशेंट के क्या इन्वेस्टिगेशंस हुए थे, किन तारीखों में हुए थे। 13th नंबर पर आप फिलअप करिए रेलेवेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, एलर्जीज, प्रेगनेंसी, एडिक्शन, अगर कुछ है तो मतलब उसके साथ में कोई और प्रॉब्लम थी तो वो यहाँ पे ज़रूर मेंशन करिए। 14th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीरियसनेस ऑफ द रिएक्शन क्या था, तो सीरियसनेस में आप किसी को भी टिक करिए। डेथ हो गई अगर पेशेंट की, या लाइफ थ्रेटनिंग था, या हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, या कंजेनाइटल अनॉमली हो गई, डिसेबिलिटी हो गई, या कुछ और मेडिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करिए। एंड लास्ट में यहाँ पे आउटकम मेंशन करिए कि पेशेंट रिकवर हो गया, रिकवरिंग है, नॉट रिकवर्ड, फेटल, रिकवर्ड विद सीक्वली अननोन। तो यहाँ पे भी आपको पूरे डिटेल्स भरने हैं। तो इस तरीके से 15 पॉइंट्स इसमें भर के 16th पॉइंट पर आएंगे हम। यहाँ पे रिपोर्टर डिटेल्स हैं, यहाँ पे भी देखिए स्टार लगा हुआ है। तो नेम एंड एड्रेस आपका जो है, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें ऑप्शनल है। ये कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के हिसाब से देखिए यहाँ पे लिखा है सिग्नेचर एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिग्नेचर नेम ऑफ रिसीविंग पर्सनल। ये भी यहाँ पे साइन जिसने जो एएमसी सेंटर का कोऑर्डिनेटर है वो यहाँ पे साइन करेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होती है, तो पेशेंट की आइडेंटिटी इज हेल्ड इन स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट डज नॉट मीन दैट मेडिकल पर्सनल और मैन्युफैक्चरर कॉज्ड द रिएक्शन। सो यहाँ पे आप मैंडेटरी है लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करी जाती है। तो इसलिए किसी को भी ये एडीआर फॉर्म भरने में डर नहीं होना चाहिए कि हमने ये फॉर्म भर दिया तो हमारे ऊपर कहीं कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। अब ये देखिए एडवाइस अबाउट रिपोर्टिंग। All adverse events should be reported. Non-serious, known, unknown, frequent, rare, कुछ भी एडवर्स रिएक्शन हो रहा है आपको रिपोर्ट करना चाहिए। अ रिएक्शन इज सीरियस, देखिए रिपोर्ट एवरी सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अ रिएक्शन इज सीरियस व्हेन द पेशेंट आउटकम इज डेथ और लाइफ थ्रेटनिंग, हॉस्पिटलाइजेशन, डिसेबिलिटी, कंजेनिटल एनोमली, एंड रिपोर्ट इंटरवेंशन टू प्रिवेंट परमानेंट इम्पेयरमेंट और डैमेज। सीरियस एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन शुड ऑल्सो बी रिपोर्टेड। हु कैन रिपोर्ट, देखिए ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, चाहे वो डॉक्टर्स हों, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्सेस, पैरामेडिक्स, दे ऑल कैन रिपोर्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन। कैसे रिपोर्ट करना है, कहाँ रिपोर्ट करना है, तो ड्यूली फिल्ड इन एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग फॉर्म टू बी सेंट टू नियरेस्ट एएमसी और डायरेक्टली टू द एनसीसी फॉर पीवीपीआई। ये कॉल या हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, एक फॉर्म के पीछे एक ईमेल आईडी भी दिया गया है, आप इस पे भी डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। What happens to the submitted information? जो इन्फॉर्मेशन है वो स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस में रखी जाती है। कॉजलिटी असेसमेंट कैरी किया जाता है बाय यूजिंग WHO UMC स्केल, एंड दिस एनालाइज्ड फॉर्म्स आर फॉरवर्डेड टू NCC through the database. Finally, the data is analyzed and forwarded to the global database, that is at WHO Uppsala Monitoring Center. Reports are periodically reviewed by NCC, and the information which is generated helps in the benefit risk ratio. The signal review panel reviews the data, suggest any intervention that may be required. Now, जहाँ पे स्टार लगे थे वहाँ पे वो मैंडेटरी फील्ड्स हैं। पेशेंट इनिशियल्स आप मैंडेटरी नहीं, मतलब मैंडेटरी है लेकिन आप वहाँ पे XYZ या KIPU ऐसे भी भर सकते हैं। एज एट ऑनसेट ऑफ रिएक्शन, एज जरूर लिखनी है क्योंकि देखना चाहते हैं कि वो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन थी, जेरियाट्रिक पॉपुलेशन थी, या एडल्ट, नॉर्मल एडल्ट थे। रिएक्शन टर्म, टाइम कितना था उस रिएक्शन का, डेट ऑफ ऑनसेट बहुत ज़रूरी है, सस्पेक्टेड मेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, और रिपोर्टर की इंफॉर्मेशन जो मैंडेटरी है, बट अगेन इट कैन बी केप्ट, सो इट कैन बी केप्ट एज अ कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन की जा सकती है। मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस फॉर्म का कि आप जो एडीआर है उसे रिपोर्ट करें।
they basically want the report of the adverse drug reaction in response to a drug. और ये क्यों चाहिए? क्योंकि इसके ही बेसिस पे ड्रग्स की जो एक पता चलता है कि ये कितनी बेनिफिशियल है, क्या रिस्क है इसमें, और उस दवाई को कितना यूज़ करना है नहीं करना है, बैन करना है, ये सब चीज़ें उसी से पता चलती है। सी द WHO UMC कॉजलिटी स्केल। नाउ इसमें आप देखिए द टर्म्स आर सर्टेन, प्रोबेबल, पॉसिबल, अनलाइकली, कंडीशनल और अनक्लासिफाइड एंड अनअसेसिबल और अनक्लासिफाइबल। सो इफ यू सी द फर्स्ट पॉइंट सर्टेन, इसके पहले देखो, इस कॉजलिटी असेसमेंट के पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कॉजलिटी इज असेस्ड ऑन 4 मेजर क्राइटेरियाज। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज टेम्पोरल रिलेशनशिप। टेम्पोरल रिलेशनशिप का मतलब होता है टाइम रिलेटेड, टाइम रिलेशनशिप की, जैसे दवाई खाई और उसके फिर बाद में पेशेंट को ADR हुआ, तो ये होती है टाइम रिलेशनशिप। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज मतलब क्या पहले कभी पेशेंट को, स्टूडेंट्स दिस इज द कॉजलिटी WHO UMC कॉजलिटी असेसमेंट स्केल। नाउ कॉजलिटी असेसमेंट स्केल में आप देख सकते हो हेडिंग्स है यहाँ पे या टर्म्स है सर्टेन, प्रोबेबल और लाइकली, पॉसिबल, अनलाइकली, अनकंडीशनल और अनक्लासिफाइड एंड अनअसेसिबल और अनक्लासिफाइबल। तो ये इसमें ये कैटेगरीज होती हैं। एंड कॉजलिटी असेसमेंट के लिए 4 मेजर क्राइटेरिया होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक होता है टेम्पोरल रिलेशनशिप, मतलब टाइम बेस्ड रिलेशनशिप। ऐसे नहीं कि ADR तो हुआ कल और पेशेंट ने दवाई खाई आज सुबह, ऐसे नहीं। देयर हैज टू बी अ टाइम रिलेटेड रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग इनटेक एंड द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सेकेंडली होती है प्रीवियस नॉलेज, क्या पेशेंट को पहले से कोई एलर्जी थी, क्या पेशेंट की कोई हिस्ट्री थी कि उसको इस दवाई से पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है। थर्ड होता है डी चैलेंज। डी चैलेंज मतलब दवाई स्टॉप करते ही क्या ADR भी खत्म हो गया। सो दिस इज अ डी चैलेंज, मतलब एक तरीके से इवेंट सबसाइडेड ऑन स्टॉपिंग द ड्रग। एंड द फोर्थ इज री चैलेंज, means whether the event reappeared after the drug was re-administered after a gap। तो गैप के बाद अगर दवाई को दिया गया और फिर वापस से ADR शुरू हो गया तो दैट मीन्स इट इज अ री चैलेंज इज पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे देखो कॉजलिटी असेसमेंट क्राइटेरिया में सर्टेन में सबसे पहले देखोगे कि एक टाइम रिलेशनशिप है। ये जो ADR हुआ है किसी भी और बीमारी या किसी भी और ड्रग से नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे ही डी चैलेंज किया गया तो ADR भी खत्म हो गया, सो रिस्पॉन्स टू विड्रॉल इज पॉसिबल। देन इवेंट जो है फार्माकोलॉजिकली, फिनोमेनोलॉजिकली उससे रिलेटेड है, डेफिनेट है। एंड देन री चैलेंज इज सेटिस्फैक्ट्री, री चैलेंज इज देयर इन सर्टेन। तो आप ये देखो कि री चैलेंज सिर्फ एक कंडीशन में किया जाता है, और जब री चैलेंज के बाद भी ADR वापस से आ जाता है तो वो फिर कहलाता है सर्टेन। उसके नीचे प्रोबेबल, पॉसिबल, अनलाइकली, कंडीशनड और अनक्लासिफाइबल, इनमें आप देखोगे कि री चैलेंज कहीं पे भी नहीं किया गया है। तो जैसे सेकंड वाला केस है प्रोबेबल, वहां पे क्या है, इवेंट या लैब टेस्ट जो है उसके साथ एक रीजनेबल रिलेशनशिप है ड्रग इनटेक की। देन दूसरे किसी भी डिसीज या ड्रग से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, अनलाइकली है। रिस्पॉन्स टू विड्रॉल इज क्लिनिकली रीजनेबल एंड री चैलेंज इज नॉट रिक्वायर्ड, तो वहां पे फिर कहते हैं वो प्रोबेबल हो सकता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट कॉजलिटी के टर्म्स है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपसे एग्जाम में फार्माकोविजिलेंस के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाता है तो आपको उसमें उसकी डेफिनेशन फार्माकोविजिलेंस की, देन आपको जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनोग्राम है, वो आपको लिखना होगा। ADR रिपोर्टिंग फॉर्म के बारे में डिटेल लिखनी होगी, रिपोर्टिंग फॉर्म, रिपोर्टिंग टाइमलाइन क्या होती है, और ADR रिपोर्टिंग क्यों करने से, मतलब इसके करने से हमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों इसको करना ज़रूरी है। एंड देन WHO UMC कॉजलिटी असेसमेंट स्केल के बारे में आपको छोटा सा एक डिटेल लिखना होगा विद द टर्म्स ऑफ दिस कॉजलिटी स्केल एंड व्हाट आर द 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑन विच द कॉजलिटी इज असेस्ड। तब जाके आपका आंसर पूरा होगा एंड यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दैट। So like, share, subscribe and comment on my channel, and keep watching the channel for regular videos, regular updates about pharmacology.